नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षद द्विवेदी। 10 नवंबर 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। सॉरी दोस्तों, आवाज़ थोड़ी ढीली है। एक्चुअली गला काफ़ी ख़राब है। अगर आपने कल मेरे चैनल पर नोटिस किया हो तो सिर्फ 3 वीडियोस गई थी, एक स्पेक्ट्रम की, एक एडिटोरियल की, एक करंट अफेयर्स की। बाकी वीडियो मैं बना नहीं पाया। एक्चुअली कंटेंट मेरे पास रेडी है, पीपीटीज रेडी हैं, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ। गला काफ़ी ख़राब है इस समय पे। लेकिन करंट अफेयर्स और एडिटोरियल में स्किप नहीं कर सकता, क्योंकि उसका डेली का रूटीन होता है। अगर मैं ये छोड़ दूंगा तो आपका रूटीन बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा। चलिए, स्टैटिक वीडियोस तो 1-2 दिन जब तक गला नहीं सही हो जाता तब तक थोड़ा बहुत रुक सकती हैं। मैं ऑलरेडी बहुत बना चुका हूँ, तो आप पुरानी देख सकते हो। तो आज के इस एडिटोरियल डिस्कशन में थोड़ा धीरे रहेगी मेरी आवाज़, तो प्लीज़ बियर विद मी। क्या क्या आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, देखिए। जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, इनके बारे में मैं काफ़ी आर्टिकल्स पहले डिस्कस कर चुका हूँ। करंट अफेयर्स की न्यूज़ पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अब जितने भी आर्टिकल निकल के आ रहे हैं उनको बार बार देखने का कोई मतलब है नहीं। तो जो बाइडन, डोनाल्ड ट्रंप, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस से अलावा आज की डेट में जो भी एडिटोरियल्स हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इसमें पहला एडिटोरियल निकल के आता है नो फायरवर्क्स। एनजीटी ने बैन लगा दिया है फायर क्रैकर्स, पटाखे फोड़ने पे। कहाँ पे? दिल्ली में। ये बैन लगाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के कुछ स्टैटिस्टिक्स के बारे में इस आर्टिकल में बात करी गई है, मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है भाई, द वॉर विद इन। इथोपिया में एक प्रॉब्लम चल रही है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम। अगर आपको याद हो तो 8 जुलाई 2020 की द हिंदू एडिटोरियल में मैंने इथोपिया के टर्मोइल के बारे में बात की थी। तो अगर आप बेस देखना चाहते हैं तो 8 जुलाई 2020 का हिंदू एडिटोरियल देखिए जाके, बना रखा है मैंने। यहाँ पे बातचीत करेंगे जो आपके इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, अबी अहमद। अप्रैल 2018 में प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। इनको नोबेल पीस प्राइज भी मिला 2019 में। अभी इन्होंने एक जंग सी छेड़ दी है, किसके अगेंस्ट? टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट। अभी जो टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट है, ये टिग्रे कम्युनिटी के हैं, जो कि है लमसम 6% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। और ये जो अबे अहमद जी हैं, अबे अहमद जी ओरोमो है। तो यहाँ पे आपकी कम्युनिटी के नाम पे कुछ एथनिक क्लैशेस हो रही हैं, और इस एथनिक क्लैशेस में अबे अहमद, जो कि इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी जो हैंडलिंग है उसको प्रॉपर नहीं बताया जा रहा है। तो जो भी 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं वो मैं आपके साथ इस आर्टिकल में डिस्कस करूंगा, मैप के साथ। फिर एक आर्टिकल बाइडन के ऊपर, कोई मतलब नहीं। मेरे हिसाब से आज का बेस्ट आर्टिकल, लेसन्स फ्रॉम वियतनाम एंड बांग्लादेश। अगर ट्रेड की बात की जाए, इंडिया से एक्सपोर्ट्स की बात की जाए, तो इंडिया के कंपैरिजन में वियतनाम और बांग्लादेश आगे नज़र आ रहे हैं, कि अगर आप उनकी लोकेशन को और उनके ह्यूमन रिसोर्स को कंसीडरेशन में लीजिए। तो ऐसा क्या किया है वियतनाम ने और बांग्लादेश ने कि वो इस समय कंपैरेटिवली ट्रेड में इंडिया से अच्छे हैं। और इंडिया के प्लस पॉइंट्स क्या है व्हेन कंपेयर टू वियतनाम एंड बांग्लादेश। बहुत ही अच्छा आर्टिकल, बहुत ही अच्छे स्टैटिस्टिक्स, इसको डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट है द कॉस्ट ऑफ क्लियरिंग द एयर। तो भैया, हमारी सरकार ने 2020-21 के बजट में 4,400 करोड़ रुपए एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए रखे हैं। अभी इसको किस तरीके से टैकल करना है, क्या क्या चीज़ें सही करनी है, ये कितना सही है 4,400 करोड़ का एलोकेशन, कितना पैसा एक्चुअली में खर्च होता है एयर पॉल्यूशन के साथ डील करने में, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बातचीत करी है, देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल पर ज्वाइन बटन दबा के मेंबर बन सकते हैं, हेल्प भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करके आप अपने जेन्युइन डाउट्स पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। तो पहला, नो फायरवर्क्स, द एनजीटी बैन ऑन फायर क्रैकर्स मस्ट स्पर द सेंटर टू इंटेंसिफाई एंटी पॉल्यूशन मेजर्स। देखिए, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने प्रोहिबिट कर लिया है फायर क्रैकर्स का बेचना और फायर क्रैकर्स का प्रयोग किसके दौरान? दीपावली में। तो एनजीटी हैज प्रोहिबिटेड यूज ऑफ फायर क्रैकर्स कहाँ कहाँ पे? एनसीआर दिल्ली में, और उन अर्बन सेंटर्स में जहां पे पुअर या वर्स एयर क्वालिटी रिकॉर्ड की गई थी लास्ट नवंबर। देखिए, सर्दियों के समय पे दिल्ली के आसपास का जो एनसीआर का इलाका है, और देश के कुछ और अर्बन सेंटर्स जहां पे नवंबर के समय पे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि नवंबर के समय पे ठंडी होती है। ठंडी में स्मॉग फॉर्मेशन ज़्यादा होता है ड्यू टू वेदर पैटर्न्स, और अगर ठंडी के समय पे स्टबल बर्निंग ज़्यादा होने लगे तो पॉल्यूशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। और इस डबल बर्निंग की वजह क्या है? खरीफ क्रॉप। आपको पता है कि खरीफ क्रॉप की जो हार्वेस्टिंग होती है वो सितंबर से अक्टूबर के लमसम होती है। हार्वेस्टिंग के बाद जो डंठल बचे होते हैं गेहूं और राइस के फसल के, उन डंठल को जला दिया जाता है, जिसको बोला जाता है स्टबल बर्निंग।
जिसके चलते एनसीआर और आसपास के इलाकों में पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। आपको पता है दिल्ली के आसपास पंजाब, हरियाणा जैसे स्टेट्स हैं जो कि हेविली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो स्टबल बर्निंग की जो प्रैक्टिस है बहुत ज़्यादा इंटेंसीफाई हो जाती है और उसके चलते पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर भैया ये जो एनजीटी का ऑर्डर आया है कि फायर क्रैकर्स आप नहीं जलाओगे एनसीआर दिल्ली में और कुछ और अर्बन सेंटर्स में, ये कुछ कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी पास्ट में ऐसे बहुत से ऑर्डर्स किए हैं जहाँ पे फायर क्रैकर्स के जलाने को बैन किया गया है। हाँ, कुछ सिटीज़ में, कुछ टाउन्स में जहाँ पे एयर पॉल्यूशन उतना गंदा नहीं है वहाँ पे ग्रीन क्रैकर्स जलाने की परमिशन दी थी, कुछ घंटों तक पटाखे जलाने की परमिशन थी। बट ओवरऑल हमारी जुडिशरी को अब सामने आना पड़ा है क्योंकि लेजिस्लेचर से तो यहाँ पे कुछ हो पा नहीं रहा है। आगे बात की जाए तो ये जो पटाखों को जलाने पे बैन है ये केवल दीपावली पे नहीं लगाया गया है, ये क्रिसमस और न्यू ईयर पे भी लगाया गया है, क्योंकि आपको पता है कि इन त्योहारों पे भी, न्यू ईयर तो खैर टेक्निकली एक त्यौहार नहीं है, बट इन इवेंट्स पे भी पटाखे जलाए जाते हैं। ओके, उसके बाद अगर आप देखिए तो एनजीटी ने एक चीज़ और नोटिस की, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, चंडीगढ़ और द दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी एंड द कलकत्ता हाई कोर्ट ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड टू डिटेरियोरेटिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस बाय बैनिंग फायर क्रैकर्स दिस ईयर। मतलब कि उड़ीसा में, राजस्थान में, सिक्किम में, चंडीगढ़ में इनकी जो गवर्नमेंट्स हैं, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी यानी कि जो दिल्ली की जो ऑफिशियल ये पॉल्यूशन देखने वाली कमेटी है और कलकत्ता हाई कोर्ट, इन्होंने अपने अपने इलाकों में ऑलरेडी फायर क्रैकर्स को इस साल बैन कर दिया है। उनको पहले ही पता है कि भाई प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ सकती है आगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो रीजनिंग की गई है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के द्वारा कि भैया सस्टेनेबल डेवलपमेंट ज़रूरी है। अभी आप कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हो? देखिए, पटाखों की जो इंडस्ट्री है ना इंडिया में, बड़ी इंडस्ट्री है, 2300 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है पटाखों की, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो डेफिनेटली ये जो दिवाली पे फायर क्रैकर्स को बैन करने का डिसीजन है ये कुछ लोगों की नौकरियां लेके जाएगा। बट एट द सेम टाइम अगर एयर पॉल्यूशन एक लिमिट से ज़्यादा होता है तो वो लोगों की ज़िंदगियों पे भी आएगा। तो यहाँ पे एक चॉइस को करने की बात है और डेफिनेटली हमारे ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने चॉइस दी है लोगों की सेहत को, ना कि इकोनॉमी को। एक बात, उसके बाद अगर आप बात करो तो जब कोविड-19 का लॉकडाउन लगा था मार्च के लगभग पे, तो उस समय पे थोड़े केसेस कम हुए थे, आप मतलब थोड़ा पॉल्यूशन कम हुआ था। बट हुआ ये कि देखिए, कोविड-19 जो वायरस है वो हमारे लंग्स को अटैक करता है और एयर पॉल्यूशन भी किसको अटैक करते हैं? हमारे लंग्स को। तो जब कोविड-19 बीमारी फैल रही है और वो लंग्स को अटैक कर रही है तो कहीं ना कहीं एयर पॉल्यूशन अगर एक लिमिट से ज़्यादा होता है तो वो इंसान को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स ने एक चीज बिल्कुल सही सोची, हमारी गवर्नमेंट ने भी, कि अगर विंटर के दौरान कोविड-19 भी हुआ और एयर पॉल्यूशन भी एक लिमिट से ज्यादा हुआ तो वो एक बहुत डेडली पॉपुलेशन बन जाएगा। इसलिए सेंटर और स्टेट्स मिलकर काम करने लगे ताकि दीपावली से पहले फार्म स्टबल की बर्निंग को रोका जा सके। अभी फार्म स्टबल की बर्निंग को रोका, इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस बना रखा है, तब भी भाई डेली बेसिस पे फार्म स्टबल बर्निंग इतनी भयंकर तरीके से हो रही कि पोल्यूशन को रोक पाना मुश्किल हो रहा है। मतलब कि चाहे आप पूसा डिकम्पोजर ले आइए, आप कुछ भी ले आइए, फार्मर्स के पास स्टबल बर्निंग के अलावा लगता है कोई और ऑप्शन है ही नहीं। उसके बाद अगर बात की जाए नॉर्दर्न और ईस्टर्न इंडिया में ये जो गंदी एयर का जो इशू है, इसके चलते बहुत हैवी हेल्थ कॉस्ट है और प्रोडक्टिविटी इश्यूज हैं। अगर एग्रीकल्चरल रेजिड्यू की वजह से जो पॉल्यूशन है वो एब्सेंट है, मतलब मान लीजिए कि स्टबल बर्निंग नहीं हो रही होती, ठीक है, स्टबल बर्निंग के चलते एयर पॉल्यूशन नहीं हो रहा होता, अभी का जो दिल्ली का जो एयर पॉल्यूशन है उसमें मैक्सिमम पार्ट किसका? स्टबल बर्निंग का। तो हम ये कह सकते थे कि चलिए कुछ हद तक पटाखे फोड़े जा सकते हैं, कुछ हद तक, कुछ टाइम ड्यूरेशन में। लेकिन जब स्टबल बर्निंग हो रही है, ऑलरेडी एयर इतनी गंदी है, पटाखों को फोड़ने का स्कोप है नहीं। लेकिन अब आप सोचिए, स्टबल बर्निंग को भी बैन किया गया है बट स्टबल बर्निंग हो रही है, पटाखों को फोड़ना बैन किया गया, लेकिन आपको लगता है कि दिल्ली या एनसीआर रीजन में कहीं पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे? मुझे लगता है हर ही जगह फोड़े जाएंगे। कुछ लोग जो समझदार होंगे वो नहीं फोड़ेंगे, बट बहुत से लोग फोड़ने भी वाले हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डैमेज कंट्रोल को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो एयर पॉल्यूशन है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन बहुत सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करती है लोगों की हेल्थ को। तो ज़रूरी ये है कि जो फायर क्रैकर में जो काम करने वाले लोग हैं उनको लिए भी कुछ किया जाए, साथ साथ एयर पॉल्यूशन पे ध्यान दिया जाए। फायर
क्रैकर इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए एक कंपनसेशन स्कीम लाई जा सकती है, और लॉन्ग टर्म मतलब 1 से 2 सालों में कोशिश ये करी जा सकती है कि फायर वर्क इंडस्ट्री में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनको किसी और इंडस्ट्री में अकोमोडेट किया जाए। क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमारे यहाँ पे जो भी एयर पॉल्यूशन की हालत चल रही है, जो अभी हम देख रहे हैं, तो बहुत लंबे समय तक फायर क्रैकर इंडस्ट्री को अगर मेंटेन करेंगे तो लॉन्ग टर्म में हमारी एयर को बहुत नुकसान है। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म विजन यही होना चाहिए, फायर क्रैकर इंडस्ट्री को आप एलिमिनेट करिए। उसके बाद यहाँ पे क्लीन एयर प्रोग्राम की बात की गई है। अगर मान लीजिए कोविड-19 का सर्ज ना भी हो तो भी भाई जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, इसने क्या बोला था कि भाई पर्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन है ना, जैसे PM2.5, PM2.10, इसको हमें 2024 तक 20 से 30% घटाना है। किसके लेवल पे? 2017 पे। तो 2017 में जो PM2.5 और PM10 था, उस लेवल से 20 से 30% घटाना है कब तक? 2024 तक। और ये जो डाटा है, ये जो एम है, वो कोविड-19 के बिना था। कोविड-19 के आने से तो एयर पॉल्यूशन को घटाना और बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। अब क्या हमको कुछ सक्सेस मिली है? बिल्कुल मिली है दोस्तों। अगर आप देखिए तो गवर्नमेंट ने इस बात को एडमिट किया है कि 2019 में पुअर टू सीवियर एयर क्वालिटी वाले डेज थे 148 और 2018 में डेज थे 206। तो 2018 में थे 206, 2019 में हो गए 148। तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने मिलके एनसीआर में जो गंदी हवा है उसको कम करने की कोशिश की है। बट आप सोचिए जो नेशनल कैपिटल रीजन है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रेगुलेशन रहता है, स्टेट का भी रहता है, मीडिया कवरेज रहती है, तो वहां पे डेफिनेटली एयर पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आपको पता है ना कि हमारे देश में और भी बहुत सी जगह है नॉर्थ इंडिया में जहां पे एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुका है। फिर कुछ और स्टैटिस्टिक्स निकल के आ रहे हैं कि यूएसए में कोविड-19 की मोर्टेलिटी उन इलाकों में ज्यादा है जहां पे पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो इन सब फैक्टर्स के बेसिस पे आप ये पता कर सकते हो कि कोविड-19 को रोकने के लिए एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि भाई कोविड-19 एयर पॉल्यूशन में क्या रिलेशन है। कोविड-19 को रोकना है तो एयर पॉल्यूशन को रोकना ही रोकना है, कोविड-19 नहीं भी होती तो भी एयर पॉल्यूशन को रोकना है। बात की जाए फायर क्रैकर इंडस्ट्री की। फायर क्रैकर इंडस्ट्री कंसंट्रेटेड है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 90% इंडिया के पटाखे बनाए जाते हैं और लगभग 2300 करोड़ रुपए की है ये फायर क्रैकर की इंडस्ट्री, जिसके बारे में मैंने पहले आपको बता दिया था कि वर्कर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए थोड़ा बहुत कंपनसेशन, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए। और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन यही है कि भैया वर्कर्स को फायर क्रैकर इंडस्ट्री से निकाल के किसी और इंडस्ट्री में लेके जाइए। ठीक है, तो ये था ये आर्टिकल। आगे चलते हैं। द वॉर विद इन इथोपिया नीड्स अ पॉलिटिकल सिचुएशन रीस्टोरिंग द बैलेंस अमंग एथनिसिटीज एंड रीजन्स। भैया पहले तो आप इथोपिया का देख लो मैप। ये आपको ईस्टर्न अफ्रीकन का मैप दिख रहा है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहाँ पे आपको दिख रहा है इथोपिया। ये सूडान आपको एक दिख रहा है, बट सूडान अब टूट चुका है, सूडान में और साउथ सूडान में। पुराना मैप होगा। इथोपिया का बॉर्डर देखा जाए तो नॉर्थ में इरिट्रिया, इस तरफ एक छोटी सी कंट्री डिजिबूती, यहाँ सोमालिया, वेस्ट में साउथ सूडान, ऊपर की तरफ सूडान, नीचे की तरफ केनिया। तो ये वो कंट्रीज हैं, केनिया, साउथ सूडान, सूडान, एरिट्रिया, डिजिबूती और सोमालिया, जो कि इथोपिया के साथ अपना बॉर्डर बनाती हैं। आगे चलते हैं। एबी अहमद, ये इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर बने अप्रैल 2018 में। फॉर्मर आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर थे और इनको जब ये ताकत में आए सबको लगा कि भाई अब इस देश का कुछ होगा। अब इस देश का कुछ होगा, ऐसा क्यों लगा? उसका रीजन ये है दोस्तों कि 1991 तक तो आपकी इथोपिया में थी मिलिट्री डिक्टेटरशिप। 1991 में एक कॉलिशन बना और उस कॉलिशन में 3-4 पार्टीज थी। ठीक है, उसमें एक इंपॉर्टेंट पार्टी थी जिसका नाम था टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट। अगर आप बात करो टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट की, तो टिग्रे पीपल दे आर अप्रोक्सीमेटली 6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इथोपिया। इथोपिया की टोटल पॉपुलेशन है लगभग 11 करोड़ लोग। ठीक है, तो 11 करोड़ लोग है टोटल इथोपिया की पॉपुलेशन। इसके केवल 6% है तिग्रे पीपल। लेकिन जो तिग्रे कम्युनिटी है इथोपिया की, ये काफी डोमिनेंट है। गवर्नमेंट पोस्ट में, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोस्ट में, जजेस में, इन हर जगहों पे टिग्रे पीपल का रिप्रेजेंटेशन उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से ज्यादा है। वहीं पे अगर आप दूसरी कम्युनिटी की बात करो, ओरोमो कम्युनिटी, ओरोमो कम्युनिटी इज द मेजर डोमिनेंट कम्युनिटी ऑफ इथोपिया। उसकी पॉपुलेशन लगभग उससे थोड़ी कम है। तो अभी देखो कि ये जो एबे अहमद है, ये ओरोमो कम्युनिटी के, जब ये पावर में आए तो शुरुआत में उन्होंने कुछ चीजें अच्छी की।
जैसे कि पॉलिटिकल अपोजिशन से बात करने की कोशिश की, मीडिया को थोड़ा फ्री किया, इरिट्रिया के साथ जो कन्फ्रंटेशन चल रहा था आपका इथोपिया का, उसको कम करने की कोशिश की। तो जब इस तरीके के स्टेप्स लिए अबी अहमद जी ने, इनके इन स्टेप्स को रिकॉग्नाइज किया गया और 2019 में इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। लेकिन उसके बाद आप देखोगे कि 2019 के बाद से और स्पेसिफिकली 2020 में एक जंग सी छेड़ दी है मिस्टर अबी अहमद ने, किसके खिलाफ? टिग्रे रीजन के खिलाफ। टिग्रे रीजन में ये जो टिग्रे कम्युनिटी के लोग हैं ये बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। अगर आप बात करिए टीपीएलएफ की, टीपीएलएफ का मैंने अभी आपको फुल फॉर्म बताया, टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट। ये जो टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी भी रही और एक मिलिशिया भी रहा, इनकी खुद की एक आर्मी है। अब ये लोग एक कोalition में थे 1991 में, जब डिक्टेटरशिप खत्म हुई तो जो फाइनल सरकार बनी ना, उस सरकार में ये जो टीपीएलएफ पार्टी थी ये भी एक मेजर रोल पे कर रही थी। रूलिंग कोalition में टीपीएलएफ की बहुत चलती थी। एक और पार्टी थी जिसका नाम था इथोपियन पीपल रेवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट। मिस्टर अबे अहमद 2018 में ताकत में आए, अप्रैल 2018 में, और ताकत में आने के बाद मिस्टर अबे अहमद, जैसा कि मैंने आपको बताया, ओरोमो कम्युनिटी के हैं और कहीं ना कहीं पावर कॉरिडोर्स में टिग्रे कम्युनिटी की बहुत चलती थी। तो अबे अहमद ने क्या किया कि टिग्रे कम्युनिटी के पीपल को उनकी इंपॉर्टेंट पोजीशन से हटाना शुरू किया, सीनियर गवर्नमेंटल पोजीशन से हटाना शुरू किया। मिस्टर अबे अहमद का क्या प्ले था कि देखिए, किसी एक कम्युनिटी की डोमिनेंस नहीं रहेगी, सबको बराबर से चीजें दी जाएंगी। तो अब भी बस बराबर से अगर आप चीजें दोगे तो ओरोमो कम्युनिटी का अपॉइंटमेंट ज्यादा होने लगेगा और जो टिग्रे कम्युनिटी का अपॉइंटमेंट कम होने लगेगा, क्योंकि ओवरऑल जो टिग्रे कम्युनिटी है दैट इज ओनली 6% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इथोपिया। उसके चलते हुए हुआ ये कि मिस्टर अबे अहमद जब टीपीएलएफ से उनकी ताकत छीनने लगे तो टीपीएलएफ नाराज हो जाएगा, और टीपीएलएफ अगर नाराज हो जाएगा तो होगा वायलेंस, और वही एग्जैक्टली अभी यहाँ पे हो रहा है। फिर आप देखिए, अगस्त 2020 में इलेक्शंस थे, 2021 तक उनको किसने एक्सटेंड कर दिया? अबे अहमद साहब ने। उन्होंने बोला कि कोरोना वायरस का पैंडेमिक फैला है तो हम इलेक्शंस को 2021 तक पोस्टपोन कर रहे हैं, अगस्त 2020 में नहीं कराएंगे। इस बात पे जो टिग्रे पॉलिटिशियंस थे वो अबे अहमद से नाराज हो गए। उन्होंने बोला कि जो अबे अहमद हैं ये पावर को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्शंस करवाएंगे तो ये हार जाएंगे, ये पावर को ग्रैब कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए कि जो टिग्रे कम्युनिटी है ना, जिस रीजन में ये लोग एक्टिव हैं, नॉर्दर्न रीजन ऑफ इथोपिया, वहां पे अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बिल्कुल ही डिफाइन कर रहे हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉपरली अपोज कर रहे हैं। यहाँ पे जो लड़ाई है वो ऑन एथनिक लाइन से, जो कि टिग्रे कम्युनिटी के लोग आपस में यूनाइट हो गए और अदीस अबाबा की सेंट्रल गवर्नमेंट को ये मान नहीं रहे। एक रीजन ये भी है कि अदीस अबाबा की सेंट्रल गवर्नमेंट, अबे अहमद ने बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट पोस्ट थी जिसपे तिग्रे पीपल बैठे थे, वहां से उनको निकाल दिया। अगर वो नहीं निकालते तो शायद इस तरीके का कन्फ्रंटेशन नहीं होता। और लास्ट वीक तो हद ही हो गई, टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट ने एक मिलिट्री बेस पे अटैक कर दिया। मिलिट्री बेस पे अटैक कर दिया तो मिलिट्री भी गुस्सा हो गई है। मिलिट्री गुस्सा हो गई है तो टीपीएलएफ का जो डोमिनेटेड रीजन है वहां पे एक जंग सी छेड़ दी है, और उस जंग से बैक एंड से सपोर्ट दे रहे हैं मिस्टर अबे अहमद, जो कि खुद एक ओरोमो है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे जो एक्शंस निकल के आ रहे हैं मिस्टर अबे अहमद के, ये वॉयलेंट एक्शन निकल के आ रहे हैं, और ये वॉयलेंट एक्शन कहीं पे लेके नहीं जाएंगे। आप अगर 8 जुलाई 2020 वाला अगर आपने एडिटोरियल देखा हो तो उसमें मैंने आपको बताया था, हचुलू हुंदेसा करके एक ओरोमा पर्सन थे, इनकी गोली मार के हत्या कर दी गई थी अदीस अबाबा में, जो कि इथोपिया की कैपिटल। उस समय में काफी डिस्टेबलाइज हो गया था ये रीजन। अगर आपको नहीं याद है तो आप 8 जुलाई 2020 के एडिटोरियल का डिस्कशन देखिए जाके, उसमें पूरे एडिटोरियल में 5 से 7 मिनट में मैंने ये हचुलू हुंदेसा वाला केस समझा के रखा है। तो बात बस यही बोली जा रही है, मिस्टर अबे अहमद ने ये जो मिलिट्री एक्शन को ऑथराइज किया है किसके अगेंस्ट में? तिग्रे पीपल के अगेंस्ट में। ये कहीं ना कहीं ओवरऑल इथोपिया की सिचुएशन को और ज्यादा डिस्टेबलाइज कर देगा, क्योंकि जब स्टेबलाइजेशन की बात आती है तो कहीं ना कहीं सारी कम्युनिटीज आपस में अगर बैठ के एक साथ रहना चाहें तो ही रह सकते हैं। ये जो स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की बात कर रहे हैं ना मिस्टर अबे अहमद तिग्रे रीजन के पीपल को, ये कहीं बैकफायर ना कर जाए। मिलिट्री कैंपेन कभी भी एथनिसिटी और रीजन के कंसेप्ट्स को या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व नहीं करता, ये उनको और बढ़ा देता है। और चूंकि जो इथोपिया नाम की कंट्री है ये एथनिक लाइंस पे डिवाइडेड है, तो कहीं ना कहीं मिलिट्री एक्शन एक लिमिट से ज़्यादा आपकी मदद करेगा नहीं। आपको टीपीएलएफ को सामने बैठा के कॉमन ग्राउंड्स पे बैठ के बात करने की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे नहीं की जा रही है। इनफैक्ट अबे अहमद साहब का ये बोलना है कि हमने टीपीएलएफ के साथ बहुत बातचीत करने की कोशिश की,
बट टीपीएलएफ हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। टीपीएलएफ ने ये बोला है कि ऑलमोस्ट हमारी सारी की सारी ताकतवर पोस्टों को ये अबे अहमद और बाकी ओरोमो कम्युनिटी के लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया है, इसलिए हम अपने राइट्स के लिए लड़ाई करेंगे। और सिचुएशन इथियोपिया में काफ़ी ख़राब हो गई है। तो ये था उसके बारे में न्यूज़। अगली वीडियो चलते हैं, लेसन्स फ्रॉम वियतनाम एंड बांग्लादेश। देखिए भाई, वियतनाम और बांग्लादेश के जब एक्सपोर्ट सेक्टर को देखा जाता है, जब उनकी कंट्री की ट्रेड पैटर्न्स को देखा जाता है इंडिया के रिस्पेक्ट में, ऑब्वियस सी बात है वियतनाम और बांग्लादेश की इकोनॉमी इंडिया से बहुत छोटी है। बट बात यहाँ पे ये आ रही है कि भाई कंपैरिजन आप कैसे करोगे। अगर आप बात करो वियतनाम की, तो वियतनाम की जो पॉपुलेशन है वो है आपकी 10 करोड़। अगर आप बात करो बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की जो पॉपुलेशन है वो है लमसम 16 करोड़। और अगर आप बात करो इंडिया की, तो इंडिया की पॉपुलेशन है लमसम 130 करोड़। इंडिया का एरिया भी वियतनाम और बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा है। इन सारे फैक्टर्स को आप ले आओ तो कहीं ना कहीं ट्रेड में वियतनाम और बांग्लादेश इंडिया को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। बांग्लादेश चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट अपैरल एक्सपोर्टर बन गया है। अपैरल समझ रहे हैं ना, मतलब आरएमजी, गारमेंट्स, क्लॉथ्स, मतलब क्लोथिंग का सामान। अभी इसमें आपका फाइबर भी आ सकता है, मतलब फैब्रिक भेज रहे हो वो भी आ सकता है। फैब्रिक, रेडीमेड क्लॉथ सब आते हैं अप्रैल में, ठीक है। तो चाइना के बाद सबसे ज़्यादा अप्रैल एक्सपोर्टर कौन है दुनिया का? बांग्लादेश है। वियतनाम की बात कीजिए तो पिछले 8 सालों में वियतनाम के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 240% से बढ़े हैं। अब देखिए ये बहुत बड़े फिगर्स हैं। इंडिया के ना एक्सपोर्ट इतना तेज बढ़े हैं, ना ही हम सेकेंड नंबर के अप्रैल एक्सपोर्टर हैं। अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि वियतनाम जो इतना बढ़ा वो बढ़ा कौन से बेसिस पे। पहले हम वियतनाम की चीज़ें देखेंगे, फिर हम बांग्लादेश की चीज़ें देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इंडिया के पास इन दोनों से क्या अच्छा ज़्यादा है। आप बात करो अगर वियतनाम में एक ओपन ट्रेड पॉलिसी है। उनकी जो वर्क फोर्स है वो सस्ती है। वहाँ पे फॉरेन फर्म्स को बहुत तगड़े इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। वियतनाम ने बहुत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं, किसके साथ? यूएस के साथ, ईयू के साथ, चाइना, जापान, साउथ कोरिया। और आप देखिए इंडिया के साथ भी कहीं ना कहीं वियतनाम के प्रोडक्ट्स पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं पड़ती जब वो हमारे मार्केट्स में आते हैं। उसके बाद वियतनाम की जो डोमेस्टिक मार्केट है ना, वो भी पार्टनर प्रोडक्ट्स के लिए खुले हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो ईयू के प्रोडक्ट्स हैं, यूरोपियन यूनियन के, उनको वियतनाम में एंट्री है। 99% ऑफ द ईयू प्रोडक्ट्स उनको वियतनाम में पूरी की पूरी ड्यूटी फ्री इंडस्ट्री ये एंट्री मिल जाएगी तुरंत। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है यूरोपियन यूनियन ने वियतनाम के साथ। वियतनाम ने अपने डोमेस्टिक लॉस को बदल दिया है, पूरी तरीके से अपनी कंट्री को इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बना दिया है। फॉरेन फर्म्स इवन लोकल बिजनेसेस में compete कर सकते हैं, लोकल लेवल पे दुकान खोलना, चाहे वो किराने की हो, चाहे वो किसी भी और चीज़ की हो। तो जो ईयू की कंपनीज हैं वो शॉप्स खोल सकती हैं वियतनाम में, रिटेल ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, गवर्नमेंट टेंडर्स में और प्राइवेट सेक्टर टेंडर्स में हर जगह पे पार्टिसिपेट कर सकती हैं, इलेक्ट्रिसिटी में, रियल एस्टेट में, हॉस्पिटल में, डिफेंस में, रेलवे प्रोजेक्ट्स में। अब जिस हद तक वियतनाम ने अपनी इकोनॉमी बाहर के इन्वेस्टर्स के लिए खोल दी है, उस हद तक इंडिया नहीं खोल सकता। इसका बहुत सिंपल सा जवाब है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। अगर इंडिया में सरकार बाहर के एंटरप्राइजेस को एक लिमिट से ज़्यादा इंडिया के अंदर घुसने देगी, तो कहीं ना कहीं इंडिया के जो डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस हैं वो अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली फार्म बिल्स को पास कराया किसने? हमारी सरकार ने। अभी फार्म बिल्स को जब पास कराया तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को ज़्यादा ताकत मिल जाएगी। इसके चलते हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को एक लिमिट से ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को बिल्कुल घेराव कर लिया गया। तो बात यह है, ट्रेड के फील्ड में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉरेन प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट हमारे देश में एक लिमिट से ज़्यादा नहीं कर सकती। लेकिन वियतनाम के ऊपर ऐसा कोई भी कंपल्शन नहीं है। वियतनाम एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वो एक सिंगल पार्टी स्टेट है, और ये सिंगल पार्टी स्टेट जो करना चाहे वो कर सकता है। कुछ कुछ चाइना जैसा मॉडल चलता है वियतनाम में। इसीलिए वियतनाम में अगर डोमेस्टिक वॉइसेस कुछ और बोल रही हैं, उनके लोग उनके खिलाफ चिल्ला रहे हैं, तो उससे उनकी सरकार को फर्क नहीं पड़ेगा। वो जो चाहेंगे वो करेंगे। तो हम वियतनाम के मॉडल को पूरी तरीके से एम्यूलेट नहीं कर सकते। इसलिए आप देखो कि वियतनाम में पिछले 10 सालों में बड़े बड़े ब्रांड्स की एंट्री हुई, सैमसंग, कैनन, फॉक्सकॉन, H&M, नाइक, एडिडास, आइकिया। और ये किस हद तक वियतनाम की इकोनॉमी में घुस सकते हैं वो भी ज़्यादा है। यही बड़े ब्रांड्स अगर इंडिया में आके ऑपरेट करते हैं तो जिस लेवल का पेनिट्रेशन वो इंडिया में कर सकते हैं उसमें बहुत सारा रेगुलेशन है। अगर आप बात कीजिए, वियतनाम में लास्ट ईयर $16 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। वियतनाम इतनी बड़ी कंट्री नहीं है, लेकिन उसकी साइज के हिसाब से $16 बिलियन की इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है।
और ख़ास बात ये है तो 2010 में जो वियतनाम के एक्सपोर्ट्स थे वो थे $83.5 बिलियन। 2019 में एक्सपोर्ट्स पहुंच गए $279 बिलियन। ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ पैटर्न है। इंडिया में इस लेवल का ग्रोथ पैटर्न नहीं देखा गया है और देखा जाना बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि रीज़न ये कि एक तो इंडिया की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बड़ी है, ऊपर से हम वियतनाम जैसा स्ट्रक्चर, गवर्नेंस स्ट्रक्चर अडॉप्ट नहीं कर सकते। फिर आगे बात की जाए बांग्लादेश की। देखिए, बांग्लादेश में एपरल्स एक्सपोर्ट होते हैं टू ईयू और यूएस। जो बांग्लादेश की एक्सपोर्ट स्टोरी है ना, वो पूरी की पूरी कपड़ों के चारों तरफ घूमती है, गारमेंट्स के चारों तरफ घूमती है। अगर आप यूरोपियन यूनियन की बात करो तो यूरोपियन यूनियन में एक नियम है, नियम ये है कि क्लॉथिंग और कुछ और ऐसे प्रोडक्ट्स वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज से अपने यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं ड्यूटी फ्री। अभी बांग्लादेश लीस्ट डेवलप्ड कंट्री वाली कैटेगरी में आता है। तो बांग्लादेश से जो भी एपरल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ईयू में विदाउट ड्यूटी एंट्री करते हैं। इंडिया के पास ये डेजिग्नेशन नहीं है क्योंकि हम लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में नहीं आते। ठीक है, हो सकता है आगे आने वाले कुछ सालों में, 4 से 7 सालों में, बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो इतनी बढ़ जाएगी कि वो लीस्ट डेवलप्ड स्टेटस से बाहर निकल जाएगी। तो उसके बाद जो भी उसके प्रोडक्ट्स ईयू में एंट्री मार रहे होंगे उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। बट कहीं ना कहीं अभी के लिए बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट बास्केट है वो पूरी की पूरी तरह अपैरेल्स पे डिपेंडेंट है। इसीलिए बांग्लादेश अपनी एक्सपोर्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई कर रहा है। बांग्लादेश के बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में भी ड्यूटी फ्री बिकते हैं। कहीं ना कहीं बांग्लादेश को इस चीज़ का बहुत फायदा मिल रहा है। बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स चाइना में भी ड्यूटी फ्री एंट्री मार रहे हैं, इंडिया में भी ड्यूटी फ्री एंट्री मार रहे हैं। और चाइना भी बांग्लादेश को वू करने की कोशिश कर रहा है कि हमारे खेमे में आ जाओ। इंडिया भी बांग्लादेश को वू करने की कोशिश कर रहा है कि हमारे खेमे में आ जाओ। बांग्लादेश से आई गई अल्कोहल और टोबैको ड्यूटी फ्री नहीं बिकते, बट बाकी सब कुछ ड्यूटी फ्री बिकता है। तो वियतनाम और बांग्लादेश दो ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने ट्रेड से बहुत कुछ पाया है। वेल्थ, एम्प्लॉयमेंट, मिलियंस ऑफ लोग पॉवर्टी लेवल से बाहर निकल गए 20 सालों से कम में। अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो बांग्लादेश से एक चीज इंडिया को क्या समझ में आती है। देखिए, अगर हम लोग इन कंट्रीज से कुछ सीखें तो हम इन कंट्रीज से क्या सीख सकते हैं। इंडिया क्या एम्बुलेट कर सकता है वियतनाम और बांग्लादेश से। तो भैया, की लर्निंग बांग्लादेश से निकल के आती है, नीड टू सपोर्ट लार्ज फर्म्स फॉर अ क्विक टर्नओवर। अब ये एक बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। इंडिया में अक्सर कर इस बारे में बात की जाती है कि इंडियन गवर्नमेंट बड़े बड़े इंटरप्राइजेस को ज़्यादा सपोर्ट देती है। तो अदानी, टाटा, बिरला, आपके अंबानी, इनको सपोर्ट देती है। बट इंडियन गवर्नमेंट को एमएसएमईज को सपोर्ट देना चाहिए। आए दिन हिंदू में एडिटोरियल छपते हैं जहाँ पे ये बोला जाता है कि इंडियन गवर्नमेंट एमएसएमईज को सपोर्ट नहीं दे रही, बड़े कंट्रीज को सपोर्ट दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि बांग्लादेश के एग्जाम्पल को देख के पता चलता है कि जो बड़े फर्म्स होते हैं ना, उनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एकदम से कैटास्ट्रॉफिक तरीके से ट्रेड को बढ़ा सकते हैं, टर्नओवर बहुत तेज कर सकते हैं। उनकी पोजीशन बेटर होती है ब्रांड बिल्डिंग में, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने में, मार्केटिंग करने में। और कहीं ना कहीं बैक एंड में इन लार्ज फर्म्स को स्मॉल फर्म्स मदद देंगी, ताकि लार्ज फर्म्स को जो बैक एंड के सप्लायर्स हैं वो स्मॉल फर्म्स होंगे, तो लार्ज फर्म्स और स्मॉल फर्म्स दोनों ग्रो करेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो लार्ज फर्म्स होती हैं वो मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस को ले आती हैं, तो वो किसी स्मॉल फर्म को एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ने ही नहीं देंगी। फिर बात की जाए वियतनाम की, तो वियतनाम के बारे में मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपने डोमेस्टिक रूल को इस हद तक बदल दिया है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली हो गए। और इंडिया में इतना इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल है नहीं। कुछ इस वजह से है कि इंडिया के पॉलिटिकल कंपल्शन, और कुछ इस वजह से कि इंडिया के टैक्स रिजाइम पसंद नहीं आता बाहर की कंट्रीज को। लेकिन अगर आप बात करें वियतनाम के एक्सपोर्ट्स की, तो वियतनाम के एक्सपोर्ट्स कुछ सेक्टर्स में लिमिटेड है, 5 सेक्टर्स में लिमिटेड है। लेकिन इंडिया की जो एक्सपोर्ट बास्केट है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड। हम लोग एक या दो सेक्टर में नहीं, ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे एक इंडेक्स निकल के आता है जिसका नाम है इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स। ये एक कंट्री को इस बेसिस पे रैंक करता है कि उस कंट्री के एक्सपोर्ट्स कितने डाइवर्सिफाइड हैं और कितने कॉम्प्लेक्स हैं। अगर डाइवर्सिफिकेशन की बात करिए तो ईसीआई रैंक चाइना की है 32, इंडिया की 43, वियतनाम की 79, बांग्लादेश की 127। मतलब कि एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन चाइना का बहुत ज़्यादा है, उसके बाद इंडिया का, वियतनाम का कम है, इंडिया से बहुत कम है, और बांग्लादेश का और कम है। यानी वियतनाम और बांग्लादेश ने कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में अपनी पकड़ बना रखी है, और चूंकि उनकी इकोनॉमी काफ़ी कम है तो वो उसी सेक्टर में डोमिनेंट तरीके से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया का ऐसा नहीं है। इंडिया का एक्सपोर्ट बास्केट बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। फिर आप देखिए, इंडिया में एक और चीज़ अच्छी है जो वियतनाम में नहीं है। इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा है भैया, 130 करोड़ की आबादी है,
लोगों की इनकम भी धीरे धीरे बढ़ रही है, और कैपिटल मार्केट जो हमारा शेयर स्टॉक इस तरीके की जो मार्केट्स हैं वो भी बहुत डेवलप्ड है। वियतनाम के मार्केट्स उतने डेवलप्ड है नहीं, और हमारा एक्सपोर्ट बास्केट डाइवर्सिफाइड है। तो जब मैन्युफैक्चरिंग और इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो हम लोग सेक्टर के हिसाब से इंडस्ट्रियल जोन बना सकते हैं और उसके अंदर फैक्ट्री स्पेसेस बना सकते हैं। इन इंडस्ट्रियल जोन्स में काम के हिसाब से फैक्ट्री सेटअप की जा सकती है और वहां पे ऑपरेशंस को शुरू किया जा सकता है। मतलब कि क्या बोला जा रहा है, वियतनाम में जो एक्सपोर्ट है वो कुछ सेक्टर्स में, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत सारे सेक्टर्स में। तो इंडिया के जो बहुत सारे सेक्टर्स हैं उनमें सेक्टर को आप इंडस्ट्री वाइज सेग्रीगेट कर दो और उनके लिए अलग स्पेशल इकोनॉमिक जोन लगा दो, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पार्क्स बना दो। और जब कोई नया इन्वेस्टर इंडिया के अंदर आए तो उसके पास ये सहूलियत रहे कि वो अपनी इंडस्ट्री को इमीडिएटली उस इंडस्ट्रियल पार्क में शुरू कर सके। ये चीज़ वियतनाम में नहीं हो सकती, बट ये चीज़ इंडिया में हो सकती है। तो इंडिया एक इस तरीके से वियतनाम से आगे निकल सकता है। तो अगर पहले से इंडस्ट्रियल पार्क बना होगा तो मतलब क्या होगा कि उस इंडस्ट्रियल पार्क को बनाया ही इसलिए गया है कि उसकी अंदर की जमीन को इस्तेमाल करके इंडस्ट्री को सेटअप किया जा सके। तो वो जो लैंड क्लियरेंसेज और अप्रूवल है उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कोई भी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर आएगी उसको सीधे जमीन बनी बनाई मिल जाएगी, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना बनाया मिल जाएगा, वो सीधे अपने बिजनेस को धंधे को सेटअप कर देगा। ये चाइना में हो रहा है और यही इंडिया को करने की जरूरत है। बट कहीं ना कहीं अभी हम लोग थोड़ा पीछे हैं, बट वियतनाम से तो आगे निकल ही सकते हैं। अब हमारी ये आप कह सकते हो कि बुरी किस्मत ही है कि हम लोग को वियतनाम जैसी छोटी कंट्रीज के साथ कॉम्पीट करना पड़ रहा है। फिर आप देखिए कि जो क्विक बिल्डअप है एक्सपोर्ट्स का वियतनाम का, दिस इज रिजल्टेड फ्रॉम लार्ज एमएनसीज इन्वेस्टमेंट। लेकिन प्रॉब्लम ये कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है ना वियतनाम की, वो बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं ना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बना बनाया वियतनाम के अंदर पहुंचता है, वियतनाम में असेंबल होता है, एक्सपोर्ट हो जाता है। कुछ ऐसी चीज़ चाइना में भी होती है। मतलब कि वियतनाम में सप्लाई चेन है, चाइना में सप्लाई चेन है। तो दुनिया भर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको असेंबल करना है किसी एक जगह पे, तो उसके लिए सेंटर बन रहा है वियतनाम और चाइना। उनकी कॉम्प्रिहेंसिव मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है यहाँ पे। और उससे भी बड़ी बात दोस्तों, एक चीज होती है ईजीआर, और ईजीआर एक बहुत मेजर फैक्टर है। क्या है ये ईजीआर? एक्सपोर्ट टू जीडीपी रेशियो। ये ईजीआर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपकी एक कंट्री की जीडीपी और उसका एक्सपोर्ट। तो मतलब वियतनाम का ईजीआर है 107%। यानी वियतनाम की जीडीपी अगर 100 रुपया है तो वियतनाम एक साल में 107 रुपए के एक्सपोर्ट करता है। मतलब कि इतना हेविली रिलायंट है वियतनाम की इकोनॉमी उनके एक्सपोर्ट्स पे। वहीं पे अगर ये ईजीआर आप यूएसए की बात करिए तो यूएस का ईजीआर है 11.7%, जापान का 18.5%, इंडिया का 18.7%, चाइना का 18.7%। चाइना एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है तो भी 18.4%। यानी यूएस, जापान, इंडिया, चाइना। अगर ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आती है और सप्लाई बंद हो जाती है चीज़ों की, तो उस केस में इन इकोनॉमीज को उतना नुकसान नहीं होगा जितना वियतनाम को होगा, क्योंकि वियतनाम की तो पूरी पूरी इकोनॉमी ही उसके एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है। आप देखिए ईजीआर तो 100 रुपए अगर उनकी जीडीपी है तो 107 रुपए का तो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनके एक्सपोर्ट अगर बंद हुए तो इकोनॉमी ठप। समझ गए? तो कहीं ना कहीं दोस्तों वियतनाम के रिस्पेक्ट में हम थोड़ा पीछे नजर आते हैं, बट ओवरऑल जो हमारे बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो वियतनाम से ज्यादा स्ट्रांग है। प्लस हमारा डोमेस्टिक मार्केट बड़ा है। कहीं ना कहीं इसको डेमोक्रेटिक तरीके से आगे ले जाने में समय लग रहा है, एफर्ट लग रहा है, और इसीलिए चीजों को प्रोएक्टिव लेवल पे देखने की जरूरत है। कहीं ना कहीं इंडिया को अपने इनोवेशन जो आर्किटेक्चर है उसको सुधारने की जरूरत है। साइंस इन टेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो पैसा एलोकेट किया जाता है उसको बढ़ाने की जरूरत है, और जो टैक्स रिजाइम है उसको इन्वेस्टर फ्रेंडली करने की जरूरत है अगर हमको वियतनाम जैसी कंट्रीज को टक्कर देनी है। अब ये भी पढ़ सकते हो, कुछ और चीजें दी हुई हैं। और फिर चलते हैं हम लोग के फाइनल आर्टिकल पे, द कॉस्ट ऑफ क्लियरिंग द एयर। जब हवा को क्लीन करने की बात आती है दोस्तों, तो अब यहाँ शुरुआत किस चीज से हो रही है? फरवरी में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने एक 4,400 करोड़ का पैकेज एलोकेट किया 2020-21 के लिए। क्यों? ताकि एयर पॉल्यूशन को कम किया जा सके। 102 ऑफ द इंडियाज मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज, इंडिया में दुनिया भर की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज हैं, और उनको पॉल्यूशन से मुक्त करने के लिए 4400 करोड़ रुपए अडॉप्ट किया गया। अब देखा जाए तो दोस्तों पहले के बजट एलोकेशन से 4400 करोड़ बहुत ज्यादा है, नो डाउट बहुत ज्यादा है। लेकिन हमको यहाँ पे इंप्लीमेंट क्या करना है? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये है
कि फंड्स एलोकेट करिए टू रिड्यूस पर्टिकुलेट मैटर बाय 20 to 30% बाय 2024। किस लेवल से? 2017 से। 2017 में जो पर्टिकुलेट मैटर के लेवल से, उससे 20 से 30% कम करने कब तक? 2024 तक। अब बड़ी बात यह है कि पैसा ज्यादा एलोकेट किया गया है, बट क्या ये पैसा इनफ है? अभी के लिए इलेक्शन देखा, ये एलोकेशन देखा जाए पैसे का, तो भैया नवंबर तक आधा पैसा एलोकेट किया गया है 15 स्टेट्स को, और इन 15 स्टेट्स में से 42 सिटीज में उन पैसे को लगाया जा रहा है, और बाकी का जो पैसा है वो जनवरी तक एलोकेट किया जाएगा इस बेसिस पे कि भैया पहले जो सिटीज अपने यहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल प्रोग्राम्स चला रहे हैं वो किस हिसाब से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक एनालिसिस करी गई है, ये रिसर्च एजेंसी है कार्बन कॉपी एंड रेस्पायरर लिविंग साइंसेस। इसने ये पाया है कि भैया ओनली 59 आउट ऑफ 122 सिटीज हैड PM 2.5 डाटा अवेलेबल। सबसे पहले तो ये पता करना कि इंडिया में कौन से शहरों में PM 2.5 की पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। वैसे तो हमको पता है कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, आगरा, दिल्ली, ये सब जो सिटीज हैं यहाँ बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन है, PM लेवल्स बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत सी ऐसी सिटीज इंडिया में जहाँ पे किसी तरीके का कोई मेजरमेंट हुआ ही नहीं है। ठीक है ना। अगर आप बात करिए 2016 से लेकर 2018 तक की, तो केवल 3 स्टेट्स हैं इंडिया में ऐसे हैं जहां पे इनके सारे इंस्टॉल किए गए मीटर्स काम कर रहे थे 2016 से लेकर 2018 में, और इन्होंने पर्टिकुलेट मैटर्स की रिपोर्टिंग की है। बात यह है दोस्तों कि भैया देश में एयर पॉल्यूशन को मेजर करने के लिए जो मशीनें लगाई गई हैं वो पहले थी मैनुअल, अब इन मैनुअल को बदल के किया जा रहा है ऑटोमेटिक। वो मशीनें भी ज्यादातर इंपोर्टेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डाटा अवेलेबिलिटी है पॉल्यूशन लेवल्स की वो हमारे पास प्रॉपर है नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, जो फंड्स हमें एलोकेट किए गए हैं वो किसी भी प्रकार से ट्रेन्ड मैन पावर को और सपोर्ट सिस्टम्स को प्रोएक्टिव तरीके से लागू करने के लिए इनफ नहीं है। 4400 करोड़ चिल्लर हैं, मतलब अगर आपको एयर पॉल्यूशन के लेवल से लड़ना है तो 4400 करोड़ बहुत कम है। यहां पे क्या बोला जा रहा है? A right to information disclosure sourced by the research agencies revealed that for 4 cities in Maharashtra, 40 crore has been assigned. Pollution cleanup activities has been assigned 50% of this budget, and 11 crore are allocated for mechanical street sweepers. Depending on the specific conditions in every city, these proportions are likely to change. Therefore, the budgetary allocations alone don't reflect the true cost of reducing air pollution. पहली बात तो यहाँ पे ऑथर क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि भैया किस जगह पे कितना पॉल्यूशन है इस बारे में रिसर्च कराना, मीटर इंस्टॉल करना, इसमें बहुत खर्चा आता है। एक बार आपने पता कर लिया कि कहाँ पे कितना पॉल्यूशन है, उस पॉल्यूशन के साथ डील करने में बहुत खर्चा है। ओवरऑल जो खर्चा हो रहा है इन सब चीजों के साथ डील करने में और जितना पैसा इसके लिए एलोकेट किया जा रहा है वो बहुत कम है, मिसमैच है। आप देखिए तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर जैसे जो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है वो प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व हैं इस बात को पता करने के लिए कि भाई कैसे हम लोग लो टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स को लेके आए एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए। और सबसे खास बात दोस्तों ये है कि पैसा मान लो आप ज्यादा एलोकेट कर भी दो, लेकिन तब भी वो पैसा प्रॉपर तरीके से एयर पॉल्यूशन को कम कर पाए ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल कैपिटल रीजन में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने पिछले 2 साल में 600 करोड़ रुपए एलोकेट किए ताकि पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स को वो इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जा सके जिससे वो स्टबल बर्निंग को रोक सके। जो स्टबल होता है ना, डंठल होते हैं गेहूं और चावल के, वो डंठल ना जलाए जाएं, उसको प्रोसेस करने के लिए इक्विपमेंट्स बांट चुकी है 600 करोड़ रुपए की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर पंजाब और हरियाणा में। उसके बाद भी स्टबल बर्निंग कम होती नजर नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर इतना रुपया बांटने के बाद भी स्टबल बर्निंग कम नहीं हो रही है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 600 करोड़ रुपए बहुत है, बट 600 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो कहीं ना कहीं इतना पैसा बांटने के बाद भी, पूसा डिकम्पोजर की टेक्नोलॉजी को लाने के बाद भी अगर पॉल्यूशन कम नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं सिर्फ पैसे इनफ नहीं है। पैसे के साथ साथ फंड्स को सही जगह पे लगाना, उनका प्रॉपर इन्फोर्समेंट होना, एडिक्वेट स्टाफ होना, उस स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कि हाँ भाई इस इक्विपमेंट को इस तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये सारी चीजें भी जरूरी हैं। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।